हाय, मैं आपका दोस्त सत्य संतोष। अपने रियल्टी चैनल और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं आपके रियल एस्टेट से जुड़ी बहुत सारी बातें शेयर कर रहा हूँ। कुछ कस्टमर्स व्हाट्सएप और मेल के ज़रिए से पर्सनल इन्फॉर्मेशन और अपडेट पा रहे हैं। मैंने जो एनालिसिस किया है उसके ज़रिए से कई कस्टमर्स को पिछले 4 से 5 साल में 400 से 500% का प्रॉफिट मिला है। लेकिन साथ ही अगर बहुत से लोग किसी अदर प्रोजेक्ट या किसी अदर जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट अटक जाता है और कुछ को प्रिंसिपल अमाउंट भी खोना पड़ता है। अपने कस्टमर्स और मुझ पर भरोसा करने वाले को अच्छा रिटर्न देकर मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे समय में मेरे लिए एक और अच्छी खबर ये है कि मेरे द्वारा की गई सभी एनालिसिस रिपोर्टों का सक्सेस रेट लगभग 90% है और मुंबई बेस्ड एक फेमस न्यूज़पेपर मिड डे ने मुझे इंडिया में बेस्ट एनालिस्ट बताया है। उन्होंने मुझ पर एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस न्यूज़ मीडिया का। अगर मेरे पास एनालिसिस में 90% सक्सेस रेट है तो ये इसलिए है क्योंकि मैं इमोशंस को एक तरफ रखकर स्टडी करता हूँ कि फ्यूचर में मार्केट कैसी होगी, जहाँ ग्राउंड लेवल से डेवलपमेंट और डिमांड और अदर इन्फॉर्मेशन फैक्टर्स का अध्ययन किया जाता है। लॉजिकल थिंकिंग लगाकर हम रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या किसी भी अदर प्रोडक्ट में अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। जाहिर है आपका सपोर्ट और आपका ट्रस्ट मुझ पर हमेशा बना रहता है, इसीलिए मैं आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता हूँ। अगर आपका सपोर्ट और ट्रस्ट बना रहे तो मैं बेहतर एनालिसिस भी कर सकता हूँ और फ्यूचर में आपको अच्छे एडवाइजेस दे सकता हूँ। तो उसके लिए थैंक यू। स्टडी या रिसर्च एनालिसिस के ज़रिए से ही हमेशा इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। इसके अलावा हमें लगता है कि ये बेहतर है कि हम इमोशंस या न्यूज़ के ज़रिए से इन्वेस्ट ना करें। इसीलिए एक अच्छे एनालिस्ट और एक अच्छे एडवाइज़र के तौर पे मैं आपको एक अच्छी सर्विस देने के लिए तैयार हूँ। हमारी एनालिसिस और हमारे मनी मेकिंग वाले प्रोडक्ट्स के जरिए वेल्थ क्रिएशन के लिए तैयार रहे। Real estate market trends and analysis. Friends, let us get into our business. कई इन्वेस्टर्स गलत एडवाइस और एनालिसिस से लाखों करोड़ों का लॉस उठा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप रियल एस्टेट एनालिसिस और रियल एडवाइजरी को रियल में समझें। तो यह एक डिटेल्ड रिसर्च और एनालिसिस बेस्ड वीडियो होने जा रहा है, जहां मैं डिफरेंट सोर्सेज और पर्सपेक्टिव के मीडियम से मार्केट और फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखने का ट्राई करें क्वालिटी और रियल एनालिसिस के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह का क्वालिटी एनालिसिस YouTube या किसी भी पेड सर्विसेज में नहीं होगा, इसलिए प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखना चाहते तो आप किसी स्पेशल टॉपिक के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हैं। एंड बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल टू सपोर्ट अस। चलो अब शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप एक इंडियन कैबिनेट मंत्री का नाम याद कर सकते हैं जिन्होंने 2020 के कोविड पैंडेमिक के टाइम इंडियन बिल्डर्स को डिस्काउंट प्राइस में बेचने का एडवाइस दी थी? क्या आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो हम कुछ टाइम बाद इस वीडियो में आंसर देंगे। कोविड पैंडेमिक के टाइम मैंने एनालिसिस किया था और इन्फॉर्म किया था कि कमर्शियल रियल एस्टेट वापस बढ़ेगी और फ्यूचर में इसकी ज्यादा डिमांड होगी, बट कंफर्म्ड अगेंस्ट अदर्स जो मानते थे कि रियल एस्टेट या कमर्शियल स्पेस की डिमांड का कोई फ्यूचर नहीं है। अब आप रियलिटी देख सकते हैं कि हैदराबाद जैसे शहर में कमर्शियल प्रॉपर्टी की सबसे ज्यादा डिमांड है। दूसरी तरफ हम केरल के लुलु मॉल में एक हालिया इंसिडेंट देख सकते हैं जो 2021 में कोविड के बाद शॉपिंग मॉल में एक एडवेंचर के रूप में एक मॉब एंट्री कंफर्म करती है। 2020-21 में लोगों ने कंक्लूजन निकाला कि कमर्शियल रियल एस्टेट क्रैश हो जाएगी और शॉपिंग मॉल, कमर्शियल स्पेस एक्सेट्रा की कोई डिमांड नहीं होगी। लेकिन 2023 के हालिया अपडेट के रिगार्ड में लोग हिस्ट्री में पहले से ही ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि हैदराबाद 2022 में सबसे ज्यादा नॉइज देख रहा है। जब मैंने डुंडिगल एरिया की रिकमेंडेशन की तो कई इन्वेस्टर्स ने कंक्लूजन निकाला कि डुंडिगल का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन आज हैदराबाद में डुंडिगल यह एरिया है जहां हमारे पास 600 वर्ग गज और उससे ज्यादा के कंस्ट्रक्शन के लिए हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन अप्रूवल्स हैं।
जब मैंने डुंडिगल की रिकमेंडेशन की तो बहुत से लोगों ने उस पर बिलीव नहीं किया, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि डुंडिगल के पास 600 और उससे ज्यादा के लिए हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है, क्योंकि आप 267 नई अप्रूवल्स देख सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सही था? हम हर 2 महीने में एक इंटरनेशनल कंपनी का कैंपस बना रहे हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स की भी मार्केट की हिस्ट्री में पहले से कहीं ज्यादा डिमांड है। पिछले 9 महीनों में हैदराबाद में लीजिंग पर देने का बिजनेस 2020 की कंपैरिजन में हैदराबाद में 6 टाइम्स बढ़ गया है। पिछले 9 महीनों में हमने 7.22 मिलियन वर्ग फुट तक के कमर्शियल स्पेस को लीजिंग पर दिया है। कमर्शियल स्पेस का किराया भी लगभग बढ़ा है और 69% कमर्शियल स्पेस को लीजिंग मिली है एंड 19% रेजिडेंशियल को लीजिंग मिली है। और हम बेंगलोर के कमर्शियल स्पेस में 45% तक समान ग्रोथ देख सकते हैं। ब्लैक रॉक के सीईओ शेरी लैरी फिंक का मानना है कि एम्प्लॉयज को ऑफिस वापस लाने से इन्फ्लेशन की रेट कम हो जाएगी और उन्हें यह भी बिलीव है कि घर से काम करने से इन्फ्लेशन को लॉस होगा, और उन्होंने कमर्शियल स्पेस की डिमांड पर जोर दिया है। दूसरी ओर पेप्सिको जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों के कुछ एचआर ऑफिशियल्स ने कंफर्म की है कि ऑफिस में सर्विस या कार्य कंपनी की प्रोडक्टिविटी में सुधार करते हैं। कई कंपनियां सीरियसली अपने एम्प्लॉयज को ऑफिस से काम करने की डिमांड कर रही हैं। 2022 में इन्वेस्टर्स कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने लगे। हमारे पास हैदराबाद में 3.2 करोड़ वर्ग फुट ऑफिस की जगह है और मार्केट में हर जगह ऑफिस की डिमांड लगभग समान या बेहतर है। और हमने देखा है कि हैदराबाद में हाईएस्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं और अभी भी वह एरिया मार्केट लीड कर रहा है। शंकरपल्ली, चेवेल्ला की हैदराबाद में जमीन खरीद की सबसे ज्यादा डिमांड है। यहाँ प्रति वर्ग गज न्यूनतम जमीन की कीमत 20,000 से 25,000 रुपीस प्रति वर्ग गज है, और अगर जमीन में सड़क से दूर है तो उसकी कीमत 10,000 रुपए से 15,000 रुपए प्रति वर्ग गज है। शरीशरम रोड, फार्मा सिटी, माल साइड सड़कों की भी हाल के दिनों में सबसे ज्यादा डिमांड रही है। हाल ही में विजयवाड़ा राजमार्ग सड़क के किनारे की लैंड्स की भी डिमांड हो रही है। हम डिफरेंट लेखों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट और इसके गवर्नेंस के साथ रियल एस्टेट के स्टेबल अपॉर्चुनिटीज के कारण अब हम हैदराबाद में पॉजिटिव और आशावादी रियल एस्टेट ग्रोथ की भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हैदराबाद सभी प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनियां और अन्य राज्य कंपनियों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी और कम लागत वाले रोजगार के साथ साथ बेस्ट रिसोर्सेज और तेलंगाना सरकार का सपोर्ट है। इससे पूरे इंडिया और विश्व स्तर पर भारी इन्वेस्ट प्रवाह हुआ। हम यह भी जान सकते हैं कि कोकापेट में नीलाम की गई सरकारी जमीन को 50 करोड़ रुपए प्रति एकड़ के न्यूनतम प्राइस पर स्वीकार किया गया। ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल तेलंगाना में 2100 रुपए का इन्वेस्ट कर रहा है और जेपी मॉर्गन ने हैदराबाद में अपना एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा कैंपस खोला है। केटीआर ने हैदराबाद में बॉश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सुविधाओं का उद्घाटन किया है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग कहानी यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति शेरिडाल ट्रम्प की ट्रम्प रियल्टी कंपनी है। वे फ्यूचर में हैदराबाद और इंडियन शहरों में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की स्थापना करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हमें कंफर्मेशन मिली है कि ट्रम्प रियल्टी हैदराबाद में लग्जरी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए हैदराबाद स्थित एक बिल्डर के साथ काम कर रही है, जिनमें से अधिकांश पश्चिम हैदराबाद में है। हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट के लिए यह एक आश्चर्यजनक खबर है। मार्केट अपडेट्स। JLL एक यूएस बेस्ड एमएनसी कंपनी है जो कमर्शियल रियल एस्टेट पर काम करती है, जो रियल एस्टेट के ट्रेंड्स पर रिसर्च करती है। 2022 की थर्ड क्वार्टर के लिए JLL रिसर्च रिपोर्ट की अकॉर्डिंग पूरे इंडिया में रियल एस्टेट में हालिया ट्रेंड हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर पाए हैं। लेट मी शेयर दीज विद यू। लॉन्च की गई डिफरेंट नई प्रोजेक्ट्स में 91% योग वर्ष ग्रोथ हुई है और सेल में 69% योग ग्रोथ हुई है। YTS
सेल का वर्ष, जिसका अर्थ है कि किसी प्रॉपर्टी को बेचने की क्षमता का समय, अब 3.1 ईयर्स है। हमारे पास 2021 की कंपैरिजन में 2022 में हाई टिकट साइज की प्रॉपर्टियों की सेल ज्यादा है। हमारे पास 2015 की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा नए लॉन्च हैं। फिर से यह दर्शाता है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट बढ़ रहा है। ये सभी फैक्टर साइन दे रहे हैं कि रियल एस्टेट बढ़ रही है और इंडिया में एक हेल्दी रियल एस्टेट एनवायरनमेंट है। अगर हम इंडिया में एवरेज प्राइस ग्रोथ को लगभग 3 से 11% देखते हैं और हमने पाया है कि हैदराबाद की हाईएस्ट एप्रिसिएशन रेट 11% है। और हम देख सकते हैं कि 2022 के पहले 9 महीनों में सेल 1.61 लाख यूनिट है, जो 2014 में एनुअल सेल को दबा दिया है, जो कि हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। और यह रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में एक हेल्थी ग्रोथ रेट है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि बड़े टिकट साइज यानी 1.5 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के फ्लैटों की सेल में 216% की हाई ग्रोथ हुई है। यहां चार्ट में हम देख सकते हैं कि वर्ष 2021-2022 के कॉमन टिकट साइज की कंपैरिजन में सेल में हाई ग्रोथ हुई है। बेंगलोर इन सेल में लीडिंग है, जबकि हैदराबाद 2022 के टाइम न्यू रिपोर्ट की शुरुआत में सबसे ऊपर है। बेंगलोर में सिर्फ कुछ नए लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन इसकी स्केल सबसे ज्यादा है, जहां हैदराबाद की सेल सबसे कम है और पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा प्री लॉन्च या लॉन्च है। इस ग्राफ से हम देख सकते हैं हैदराबाद में सेल और नए लॉन्च को लेकर ज्यादा दिक्कत नहीं है। लॉन्च और सेल में सुधार हुआ है। यहां चार्ट में हम देख सकते हैं कि 2021 में कुल लॉन्च 32,863 इकाइयां हैं, जबकि सेल 33,463 इकाइयां हैं। जबकि 2022 में हमारे पास 628,258 नए फ्लैट हैं और सेल 56,658 की है। इसलिए हमारे पास नए लॉन्च और सेल दोनों में सुधार है। इसलिए लॉन्च की हाई नंबर्स के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मुंबई रियल एस्टेट के रिगार्डिंग में ग्राफ देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों सेल के लिए हाई डिमांड है और नई प्रोजेक्ट भी शुरू हुई है। और हाल के दिनों में मुंबई ने 2022 में सबसे ज्यादा सेल देखी है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों में मुंबई रियल एस्टेट डाउन ट्रेंड में था। इसलिए जब हैदराबाद की बात आती है तो हम देख सकते हैं कि नए लॉन्च और सेल के साथ भी हाई ग्रोथ हुई है। लेकिन थर्ड क्वार्टर 2022 में लॉन्च और सेल के बीच बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हमारे पास थर्ड क्वार्टर 2022 में 16,800 प्लस यूनिट जैसे कॉमन लॉन्च हैं। हमने पाया है कि पूरे इंडिया में सालाना या एवरेज सेल का टाइम 3.6 साल से घटकर 3.1 रह गया है। हमने यह भी पाया है कि बेंगलोर में सेल के वर्ष 3 वर्ष से काफी कम हो गए, जहां हैदराबाद में इसने इन्वेस्टर्स को परेशान कर दिया कि बेचने के लिए साल बढ़कर 4.5 से 4.8 साल हो गए, विच इज बैड फॉर फ्लैट रीसेल और हाई रिटर्न सीकर्स। यह इंगित करता है कि 2025 या 26 के बाद हैदराबाद में रियल एस्टेट का डिफिकल्ट टाइम होगा। इसलिए इन्वेस्टर्स जो फ्लैट से एग्जिट चाहते हैं, यह एग्जिट या बेचने का सबसे अच्छा टाइम है। नहीं तो जल्दी ही उसी फ्लैट का लिक्विडेशन करना अच्छा ही होगा। दिल्ली में इन्वेस्टमेंट ने 2020 से पहले खराब रिटर्न दिया था, लेकिन 2020 के बाद से सेल और प्रॉपर्टी प्राइस दोनों में लगातार ग्रोथ हो रही है। हमने दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव एरियाज में विशेष रूप से गोदामा और ऑफिस स्थानों के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स और कमर्शियल स्पेस भी भारी डिमांड देखी है। डीएलएफ ने इस डिफिकल्ट टाइम में करीब 2 लाख वर्ग फीट की प्रॉपर्टी लीज पर ली थी। मेरा मानना है कि इन्वेस्ट एनालिसिस पर बेस्ड होना चाहिए, ना कि पिछले और प्रेजेंट शो या न्यूज पर, क्योंकि 2020 में बहुत से लोगों ने सोचा था कि रियल एस्टेट का कोई फ्यूचर नहीं होगा, लेकिन हमने देखा है कि पूरे इंडिया में रियल एस्टेट में ग्रोथ हुआ है। कोविड के बाद हमारी उम्मीदों से ज्यादा रिटर्न मिला है। मैं एक बात दोहराता हूं कि कई लोग पिछले परफॉर्मेंस को फ्यूचर मान लेते हैं, लेकिन पास्ट फ्यूचर नहीं होगा। दिल्ली में पहले ग्रोथ खराब थी, अब दिल्ली में बेहतर सेल हुई है
और एक बार बेंगलोर में हैदराबाद के कंपैरिजन में खराब सेल हुई थी, लेकिन अब बेंगलोर में हैदराबाद की कंपैरिजन में बेहतर सेल हुई है। इसलिए किसी को पास्ट या प्रेजेंट स्थिति से चिपके रहने के बजाय फ्यूचर का एनालिसिस और समझना चाहिए। मार्केट का एनालिसिस। अब मैं आपके साथ कुछ मार्केट एनालिसिस शेयर करता हूं। यह हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट के बारे में है। हम देख सकते हैं कमर्शियल रियल्टी में कम लॉन्च और धीमी सेल हो सकती है, लेकिन कमर्शियल स्पेस में कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगी। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी धीमी गति से लॉन्च होंगे, लेकिन कोई डिस्काउंट नहीं होगी। नियर फ्यूचर में कीमत भी बढ़ सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि एनुअल ग्रोथ रेट 10% या उससे कम होगी। प्री लॉन्च कम हो जाएंगे। प्लॉट्स की ग्रोथ रेट धीमी होगी। लैंड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर है। हालांकि जमीनें अगले 1-2 साल में सिर्फ 10-15% ही दे सकती हैं। यह एरियाज पर डिपेंड करता है। हैदराबाद में विला की डिमांड हमेशा की तरह होगी और ग्रोथ रेट में अगले 2 वर्षों के लिए एनुअल ग्रोथ रेट 30 से 50% होगी। फ्यूचर के मार्केट। फ्यूचर जानने से हमें सही जगहों पर इन्वेस्ट करने में मदद मिलती है। इसलिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि इन्फ्लेशन और हमारे फ्यूचर के ट्रेंड्स या मार्केट्स पर इनका इंपैक्ट है। तो इन्फ्लेशन के बारे में मैंने जुलाई 2022 में एक वीडियो किया था। उस वीडियो में मैंने बताया है कि नवंबर 2022 तक हमें इन्फ्लेशन रेट में डिस्काउंट या कमी हो सकती है। मैंने यह भी कंफर्म की थी कि कच्चे तेल की कीमतें $115 प्रति बैरल से घटकर $70 प्रति बैरल हो जाएगी। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि कच्चे तेल की कीमतें घटकर $71 प्रति बैरल पर आ गई है। बढ़ती इन्फ्लेशन को कम करने के लिए यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। हम इन नई रिपोर्टों को देख सकते हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन नवंबर के लिए धीमी है, लेकिन फिर भी यह ईयर ऑन ईयर पर हाई है। नवंबर में इन्फ्लेशन 7.7% एंड अक्टूबर में 7.1% थी। दिसंबर में यूएस फेड ने भी 2022 में कॉमन रूप से 70 बीपीएस के ऑपोजिट इंटरेस्ट रेट्स में 50 बीपीएस की बढ़ोतरी की है, विच शोज देयर सम होप। हालांकि यूएस फेड की दरें 4.25 से 4.5% है, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए एक हेल्दी साइन नहीं है। और इंडिया में हमने नवंबर में इन्फ्लेशन की रेट में कमी देखी है और यह 6% से नीचे है, यानी 5.88%, जो कि पिछले एक साल में सबसे कम है। इसलिए इन आंकड़ों से इन्फ्लेशन पर काबू पाना पॉसिबल है। रिसेशन लंबे टाइम से हमारे पास रिसेशन के लिए यही पर्सपेक्टिव है, लेकिन हमें रिसेशन के वास्तविक अर्थ और वास्तविक इश्यूज को समझने की आवश्यकता है। आइए रिसेशन का असली मतलब समझते हैं। रिसेशन आर्थिक गिरावट की अवधि है जिसके टाइम बिजनेस और औद्योगिक एक्टिविटीज कम हो जाती है। आमतौर पर किसी देश के सकल घरेलू प्रोडक्ट में लगातार 2 तिमाहियों में गिरावट से पहचाना जाता है। रिसेशन को समझने के लिए हमारे पास यील्ड क्योर और बेरोजगारी जैसे 2 और उपकरण या माप हैं। मीडिया और कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इसलिए हमें रिसेशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहां हम कुछ इंटरेस्टिंग कारकों को शेयर करना चाहते हैं, जैसे अमेरिकी इन्फ्लेशन रेट में ट्रेंड। करंटली अमेरिका में इन्फ्लेशन में गिरावट का ट्रेंड है, लेकिन अभी नहीं। इससे पहले 2019 में अमेरिका में हाई इन्फ्लेशन रेट थी। इस आंकड़ों की रिपोर्ट देख सकते हैं और यह भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन हमेशा रियल्टी या शेयर मार्केट को लॉस नहीं पहुंचाएगी। 2019 की सिचुएशंस वही दिखाती हैं। हाउसिंग और इक्विटी मार्केट को लॉस पहुंचाने के बजाय अमेरिका में सबसे ज्यादा घरेलू सेल हुई और डाउ जोन्स अमेरिकी मार्केट सूचकांक में सुधार हुआ और ज्यादा रिटर्न मिला। हम सभी चाहते हैं कि आप यह समझें कि हम मीडिया अकॉर्डिंग सिर्फ इन्फ्लेशन के बेस पर फ्यूचर या ग्रोथ का रिटर्न या जस्टिस नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो उन्हें 2019 में हाई इन्फ्लेशन यानी 1.6% से
2.48% के बाद अमेरिका में रैली हाउसिंग सेल और इक्विटी मार्केट के कारणों का जवाब देना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट में इस हाई ग्रोथ के बाद हमने मार्केट में कोई गिरावट नहीं देखी थी। हम एफआरडी चार्ट देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि 2019 और उसके बाद दोनों में इन्फ्लेशन रेट्स में ग्रोथ के बावजूद हाउसिंग की कीमतों में तेजी आई है। और हम देख सकते हैं कि अमेरिका में मौजूदा घरेलू सेल जो कोविड में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और टाइम के बाद हाई डिमांड के कारण बाद में डिमांड ठंडी हो गई है। लेकिन हमारे पास सबसे खराब सेल नहीं है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए हाई और लो डिमांड सिर्फ साइक्लिक है। हम सिर्फ मार्केट में कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स पर ध्यान नहीं दे सकते। दूसरी ओर 2 या ज्यादा तिमाहियों के लिए जॉब लॉस को सीरियस इन्फ्लेशन माना जा सकता है। हालांकि हम देख सकते हैं कि हाल के दिनों में इन्फ्लेशन के अलग अलग सिनेरियोज लाइक वी हैव हाई रेज इन एम्प्लॉयमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को समझने में तकनीकी दिक्कतें हैं। कई मीडिया सोर्स और एक्सपर्ट्स मेटा, अमेज़न या कुछ अन्य फर्मों में नौकरी के लॉस के बारे में वरिड हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमें इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल को समझने की जरूरत है। Many top companies are still running smoothly. However, we need to know some basics too. कोविड के बाद आईटी प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड थी और उन कंपनियों की आदत है कि वे एम्प्लॉयज को आक्रामक रूप से अपॉइंट करें, जो आईटी में काफी आम है। लेकिन उन कंपनियों ने महसूस किया कि हाई भर्तियां यूजफुल नहीं होंगी और वे अपनी नई भर्तियों में कटौती कर रहे हैं और एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रहे हैं। हियर आर सम ग्राउंड रियलिटीज फॉर यू। अमेरिका में बेरोजगारी गिरावट की स्टेट में। कोविड सिचुएशंस के बाद भी अमेरिका को रोजगार के अच्छे आंकड़े मिले। ये काफी कॉमन है कि आंकड़े पिछले हाई स्तर से बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट इसे हम रिसेशन के रूप में नहीं मान सकते। The layoffs or no recruitments are only in IT or few white collar jobs. हमारे पास स्पष्ट जानकारी है कि गैर आईटी नौकरियों, हॉस्पिटैलिटी, फार्मा और कई अन्य एरियाज की भारी डिमांड है। इस ग्राफ से पता चलता है कि अमेरिका में 2016 की कंपैरिजन में 2022 में नौकरियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन एरियाज और नौकरियों की अलग अलग मांगे हैं। हम यह भी देख सकते हैं, ब्लूमबर्ग का यह चार्ट कई विकसित देशों के हिस्ट्री में बेरोजगारी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। ओपेक और गल्फ कंट्रीज ज्यादा स्किल्ड एम्प्लॉयज की कमी से जूझ रहे हैं। न्यूजीलैंड के आंकड़े बताते हैं कि बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है और मजदूरी बढ़ रही है। यह मान लिया गया है कि आर्थिक संकट में ब्रिटेन की बेरोजगारी रेट अगले 2 वर्षों में अधिकतम 4% तक बढ़ जाएगी, जो कि यूके की इकोनॉमी पर कोई हाई इंपैक्ट नहीं दिखाएगी। इसलिए ग्लोबल कंट्रीज में बेरोजगारी रिसेशन के लिए बड़ी चिंता का टॉपिक नहीं है। जब इंडिया की बात आती है तो हम उस ग्राफ को देख सकते हैं जो दर्शाता है कि बेरोजगारी रेट में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। हालांकि पिछले 22 नवंबर में हमने बेरोजगारी रेट में ग्रोथ देखी है, जो एक बड़ा इशू नहीं है। हम देख सकते हैं कि इंडिया से निर्यात में बहुत सुधार हुआ है और इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा इनवर्ड रेमिटेंस यानी 83.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर को अट्रैक्ट करता है। जब अमेरिका स्थित कंपनियां एम्प्लॉयज को निकाल रही हैं, इंडियन आईटी उद्योग के गौरव टीसीएस ने अमेरिका में नौकरियों की ऑफर की है और टाटा ग्रुप भी मेटा और अमेज़न समूहों से निकाले गए एम्प्लॉयज का सपोर्ट करने के लिए आगे आया है। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया और इंडियन कंपनी किसी अन्य देश या विदेशी कंपनी की कंपैरिजन में अच्छा और महान काम कर रही है? प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। दूसरी तरफ आईआईटी दिल्ली को अपने छात्रों के लिए 20% ज्यादा नौकरी के प्रपोजल्स मिले। क्या आपको लगता है कि इंडिया में रिसेशन है? इंडिया की प्रमुख आईटी कंपनियों ने 2022 की पहली तिमाही में 1 लाख से ज्यादा नए एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया। यहां एंड में हम रिसेशन पर कुछ बातों का कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्योंकि यह रियल एस्टेट में हमारे इन्वेस्ट को प्रभावित करती है। इंडियन इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि यह किसी एक देश पर डिपेंड नहीं है। हम एक सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी हो सकते हैं। हालांकि इंटरनेशनल इश्यूज का इंपैक्ट अस्थायी टाइम के लिए होगा। आईटी उद्योग
इंडियन इकोनॉमी और समाज में एक इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि आजकल ट्रेंड बदल रहे हैं। आईटी का पहले की तरह मजबूत इंपैक्ट नहीं होगा। यहां तक कि कमर्शियल स्पेस में भी हमने लीजिंग और ऑफिस स्पेस दोनों के लिए गैर आईटी कंपनियों की ग्रोथ देखी है। इन फाइनेंशियल ट्रेंड्स और इश्यूज के बारे में मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंटों को शेयर करना चाहता हूं। यह इंपॉर्टेंट या गलत नहीं है अगर कोई अकाउंट या इकोनॉमिक्स नहीं जानता है, लेकिन उसके पास कॉमन सेंस होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल हाई एजुकेटेड और एक्स्ट्रा रिसर्च नॉलेज वाले पंडित कॉमन रिटेल इन्वेस्टर्स की कंपैरिजन में ज्यादा पैसा खा रहे हैं। फिर से मैं सभी को एडवाइस देना चाहता हूं कि हमेशा आय का एक्स्ट्रा सोर्स रखने की कोशिश करें और खुद को अपग्रेड और अपडेट करने की कोशिश करें, खासकर जब कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हो, क्योंकि नियर फ्यूचर में हमारे सामने और चुनौतियां हैं। फ्यूचर की प्रेडिक्शंस करना गलत नहीं है, लेकिन इस आधुनिक और विकासशील समाज में एक आर्ट के रूप में किया जाना जरूरी है। इंडियन रियलिटी इन द नेक्स्ट डेकेड। मैं इन्वेस्टर्स को यह एडवाइस दोहराता हूं कि रियलिटी शॉर्ट टर्म लाभ के लिए है और इक्विटी लंबी अवधि के लाभ के लिए है। हालांकि कई इन्वेस्टर्स इसके ऑपोजिट करते हैं। रियलिटी स्टेट अगले दशक में पॉजिटिव होगी, लेकिन हमारे पास कंसोलिडेशन, डाउन स्टेट, लिक्विडेशन समस्याओं जैसे डिफरेंट स्मॉल ट्रेंड चेंजेस होंगे। हम एडवाइस देते हैं कि अगले 2-3 वर्षों के लिए सही एनालिसिस के साथ डिफरेंट एरियाज में फंड को डाइवर्सिफाई और रोटेट करते रहें। हम अगले 10 वर्षों में सिर्फ इन्वेस्ट करने के कंपैरिजन में ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। डिफरेंट एनालिसिस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन जीडीपी अगले 5 वर्षों में $5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को छू लेगी और मुकेश अंबानी के अनुमानों के अकॉर्डिंग वर्ष 2047 तक $40 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएगी। तो लैंड्स और प्रॉपर्टियों का प्राइस अकॉमन रूप से बढ़ेगा और हम कह सकते हैं कि यह ग्रोथ रियल एस्टेट में पिछले 10 वर्षों के रिटर्न से ज्यादा होगी। इसलिए अगले 10 से 20 वर्षों में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना हमेशा एक बड़ी लाभदायक प्रॉपर्टी है। हमें शॉर्ट टर्म इश्यूज और चिंताओं के बारे में सोचना चाहिए। कोविड 2020 के टाइम कई इन्वेस्टर्स और यहां तक कि एक केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बिल्डरों को फ्लैटों को डिस्काउंट में बेचने की एडवाइस दी है। हालांकि डिस्काउंट के बजाय हमें पिछले 2 वर्षों में 10 से 15% तक की तीव्र ग्रोथ देखी है। इसलिए हमें प्रेजेंट स्थितियों को गलत नहीं समझना चाहिए। यहां मैं आपसे एक ईमानदार जवाब की उम्मीद करते हुए एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी या रियल्टी प्रॉपर्टी को कोविड या रिसेशन जैसे समान स्थितियों में डिस्काउंट रेट्स में बेचेंगे? मैं 10 सेकंड इंतजार करूंगा। प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। क्या आपने जवाब दिया? ठीक है, मुझे बिलीव है कि आप में से अधिकांश सहमत नहीं होंगे या अपनी प्राइस वन प्रॉपर्टी को डिस्काउंट प्राइस में बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे। निश्चित रूप में कुछ आपातकालीन स्थितियों में कुछ डिस्काउंट की कीमतों में बेच सकते हैं, लेकिन हर कोई नहीं। क्यों मैं सही हूं? फिर आप यह कैसे तय कर सकते हैं या कंफर्म कर सकते हैं कि बिल्डर डिस्काउंट की कीमतों में बेचेंगे? यह फैक्ट है और इसके अलावा यहां सभी को मार्केट और फ्यूचर के बारे में पता है। स्थितियां सिर्फ अस्थायी टाइम के लिए हैं। कुछ टाइम बाद कीमतें कॉमन होंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही कारण है कि अभी भी कई इन्वेस्टर्स ने अपनी प्रॉपर्टियों को नीचे की ओर रखा था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अमरावती है, जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। क्या आप जानते हैं कि अभी भी कई इन्वेस्टर्स पिछले 4 से 5 वर्षों से अपनी प्रॉपर्टी को 40-50% कम प्राइस पर रख रहे हैं? यह जमीनी रियलिटी है और शेयर मार्केट के साथ भी ऐसा ही होता है। कोई भी अपने शेयरों को नेगेटिव स्टेट या संकट में नहीं बेचता है, खासकर जब वे उसी को बेचने के लिए लॉस उठाते हैं। इसलिए हम इन्वेस्ट करने और लंबी अवधि के लिए वेट करने की एडवाइस देते हैं।
यहां तक कि पैंडेमिक या डिफिकल्ट सिचुएशन में भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्वेस्ट करने से पहले फ्यूचर के साइकिल्स पर रिसर्च करें और समझें। प्री लॉन्च। कई इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट के पर्पस से पहले इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं कुछ डाउट्स को स्पष्ट करना और कुछ फैक्ट्स को आपके सामने लाना चाहता हूं ताकि आप अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों का न्याय कर सकें। हैदराबाद में प्री लॉन्च मार्केट बिजनेस प्राइस पिछले 3 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जिन लोगों ने इन प्री लॉन्च में इन्वेस्ट किया है वे हाई एजुकेटेड और एफ्लुएंट हैं, जबकि हैदराबाद के लिए प्री लॉन्च इन्वेस्ट कोई नई बात नहीं है। पिछले 10 वर्षों से हमने एक ही प्रणाली पर बेस्ड कई प्रोजेक्ट्स को देखा है। कई इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में नेगेटिव अवेयरनेस आई और रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में राय बन गई। सभी को यह समझना चाहिए कि समस्याएं और रिस्क हमेशा रहेंगे और इस तरह के रिस्क से बचने के लिए सबसे पहले ग्रीड एंड इग्नोरेंस से बचना चाहिए। एक बिल्डर पर कैसे बिलीव किया जा सकता है जिसने 2000 रुपए प्रति वर्ग फुट रेट का वादा किया था, जब अपार्टमेंट्स के लिए मार्केट प्राइस 3500 रुपए है और रिटेल प्राइस 5000 रुपए या उससे ज्यादा है। दूसरी ओर सबसे इंपॉर्टेंट बात कब्जे के टाइम के बारे में है। कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि प्री लॉन्च प्रोजेक्ट सिर्फ 2 या 3 साल में समाप्त हो जाएगा, जबकि नियमित प्रोजेक्ट्स में 4 से 7 साल लगते हैं। इसलिए बिना किसी बुनियादी नॉलेज के इन्वेस्टर्स गलत प्रोजेक्ट्स और बिल्डरों के साथ अपना पैसा और टाइम बर्बाद कर रहे हैं। यहां मैं किसी बिल्डर की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें फैक्ट्स को समझना होगा। पिछले 3 वर्षों में हमने कोकापेट में अपने प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स के लिए 100% रिटर्न दिया है। दूसरी तरफ कई इन्वेस्टर्स ने गलत बिल्डरों के पास अपना रिटर्न और पूंजी खो दी है। अगर आपको लगता है मैं सिर्फ पहले लॉन्च प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट कर रहा हूं, तो प्लीज रियलिटी की जांच करें कि ज्यादा एनआरआई और एचएनआई कस्टमर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और अभी भी प्री लॉन्च प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। इसलिए सभी अपने हित और निर्णय से इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरी एडवाइस है वहां इन्वेस्ट करें जहां आप बिलीव कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को पूरा करना पॉसिबल है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अ कॉमन डिस्काउंट प्राइस की कंपैरिजन में यथार्थवादी कीमतों में इन्वेस्ट करें। मेरी सर्विसों में आने पर हम इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट का ध्यान रखेंगे जब वे हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे। बिल्डरों के साथ सीधे इन्वेस्ट करने वाले स्मार्ट इन्वेस्टर्स को इश्यूज और कर्मों का सामना करना पड़ेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रियल एस्टेट। किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की कीमतें राजनीति, विकास, अन्य इश्यूज से जैसे डिफरेंट कारकों पर डिपेंड करती हैं। तेलुगु लोगों के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स अमरावती और आंध्र प्रदेश के कुछ कस्बे हैं जहां 40 से 50% प्राइस हरास बिना किसी अप्रिसिएशन के है। एक अन्य उदाहरण यूक्रेन रियल एस्टेट है जो रूसी हमले के बाद ढह गई। हैदराबाद में कई इन्वेस्टर्स का रिटर्न खराब है या उनके इन्वेस्ट पर 0 रिटर्न है और कई इन्वेस्टर्स ने कुछ रियल्टी और अन्य प्रोजेक्ट्स में अपना इन्वेस्टमेंट खो दिया। लेकिन हमेशा ध्यान दें कि कई मामलों में रियल एस्टेट में रैली किसी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल या ग्रोथ कारकों के बजाय लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग होती है। कई ग्रामीण और शहरी एरियाज में रियल एस्टेट ने कुछ शहरों या कुछ शहरों के एरियाज की कंपैरिजन में हाईएस्ट रिटर्न दिया है। एक एडवाइजर होने के नाते मैं कह सकता हूं कि शहरों और देशों में इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट कारकों पर एनालिसिस करने की आवश्यकता है, लेकिन ग्रामीण एरियाज में अतिरिक्त रिसर्च की कोई आवश्यकता नहीं है। व्हाई एन एडवाइजर। कुछ प्रोजेक्ट्स या प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टर्स को कुछ कॉमन इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है। फर्स्ट इज लैक ऑफ राइट अपडेट एट राइट टाइम। खासतौर पर डायरेक्ट बिल्डर्स के साथ डील करते वक्त इन्वेस्टर्स को पेमेंट के बाद सही जानकारी नहीं मिल रही है। दूसरा, मेन इश्यू प्रॉपर्टी का रीसेल या लिक्विडेशन है।
हाँ, कई इन्वेस्टर्स अपनी प्लानिंग और इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब रीसेल की बात आती है तो उन्हें लंबे टाइम तक इंतजार करना पड़ता है और यह एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। लेकिन जब आप हमारे जैसे प्रोफेशनल एडवाइजर टीम के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो हम सभी का ध्यान रखेंगे और यहां तक कि हम इन्वेस्ट की शुरुआत में बाहर निकलने की कीमत और मुनाफे की कैलकुलेशन और अरेंजमेंट करते हैं। क्या यह सेफ और कंफर्टेबल नहीं है? जब आप बिना किसी स्ट्रेस के और हमारी बेस्ट सर्विस के साथ रिटर्न का आनंद पा रहे हो। Many of you may argue with me, why do not we invest in direct way as we do? There is no problem. लेकिन अगर आपके पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है तो आप समझ पाएंगे कि हम सिर्फ फैक्ट्स ही बता रहे हैं। कई लोग जिन्होंने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इन्वेस्ट किया है, वे खराब ग्रोथ रेट और खराब सेल्स सपोर्ट का सामना कर रहे हैं। लेकिन जब यह हमारे पास आता है तो हम सब कुछ ध्यान रखेंगे और एंड ट्रूथ यह है कि हम कस्टमर्स से कुछ भी चार्ज नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ आपसे बिलीव करने और सपोर्ट के लिए कहते हैं। क्या यह मार्केट में बेस्ट सर्विस नहीं है? एक एडवाइजर इमोशंस या आसपास के व्यक्तियों के बेस के बजाय वास्तविक फैक्ट्स के बेस पर फ्यूचर का एनालिसिस करेगा। कई बार ग्रुप या रिश्तेदार या दोस्त सही एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम वे सही तरीके से इन्वेस्ट का अनुमान लगाने और सपोर्ट करने में फेल रहेंगे। लेकिन एक प्रोफेशनल एडवाइजर चीजों का ध्यान रखेगा और वह रिस्क को कम करेगा और रिटर्न को मैक्सिमाइज करेगा। कॉन्टैक्ट फॉर एडवाइजरी। लैंड्स के लिए प्लीज चेवेल्ला और अन्य एरिया की लैंड्स पर मेरे पिछले अपडेट्स को याद करें या पुनः जांचें, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में 300 से 500% रिटर्न दिया है। उस टाइम किसी ने मुझ पर बिलीव नहीं किया और कुछ ने मेरा मजाक भी उड़ाया। आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं? आप अपने शब्दों पर कैसे एश्योरेंस दे सकते हैं? लेकिन कई इन्वेस्टर्स ने मुझ पर बिलीव नहीं किया और उन्होंने भी किसी अन्य प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं किया। वही स्पेस भी है। अब कीमतें 50-60 लाख रुपए प्रति एकड़ से बढ़कर 4 टाइम्स यानी 2-3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ हो गई है। उसी तरह हैदराबाद से बाहरी इलाकों और लंबी दूरी की अनुशंसित लैंड्स पिछले 2-3 वर्षों में एकड़ 15 लाख लैंड्स की कीमत 50-60 लाख तक बढ़ गई है। लेकिन हमेशा की तरह कई इन्वेस्टर्स ने मेरे उन्नत एनालिसिस को खारिज कर दिया और डाउट किया। सिर्फ चेवेल्ला ही नहीं, हमने अलग अलग टाइम अवधि के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए हैदराबाद में डिफरेंट एरियाज का एनालिसिस और रिकमेंडेशन किए। जब मैंने डुंडीगल की रिकमेंडेशन की तो बहुत से लोगों ने उस पर बिलीव नहीं किया, लेकिन आज हम देख सकते हैं कि डुंडीगल के पास 600 और उससे ज्यादा के लिए हाईएस्ट कंस्ट्रक्शन अप्रूवल है, क्योंकि आप 267 नई अप्रूवल्स देख सकते हैं। The best service we proved with best returns in reality. आप कुछ पुरानी रिकमेंडेशंस के लिए मेरी परफॉर्मेंस और एनालिसिस रिपोर्ट भी देख सकते हैं। 2020-22 वर्षों के टाइम चेवेल्ला लैंड्स ने 300 to 400%, शेरी शैमल रोड और मॉल रोड की लैंड्स ने 400 to 500% रिटर्न दिया है। कोकापेट में प्री लॉन्च फ्लैट्स प्रोजेक्ट ने 3 साल 2019-22 में 200% ROI दिया है। डुंडीगल एरिया के विला ने 2019 से 2022 तक 300% रिटर्न दिया। मोकिला विला ने 2020-22 की अवधि के लिए 200% रिटर्न दिया। बंदलागुला विला ने 2020-22 के टाइम के लिए 200% दिया। घाट केसर 2016 से 2019 में 3 साल में 200%, पिछले 5 सालों में 500% एंड सो ऑन। हम हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को अपडेट शेयर करते हैं। वास्तव में हम एक कोऑपरेटिव रियल्टी एडवाइजर हैं, ना कि सेल्समैन या एजेंट। कोविड के टाइम में कई इन्वेस्टर्स और ज्यादा स्मार्ट व्यक्तियों ने कंफर्म की कि रियल एस्टेट क्रैश हो जाएगी। मैंने कहा कि सेल सिर्फ अस्थायी टाइम के लिए गिर जाएगी, लेकिन कीमतें नहीं गिरेंगी। दूसरी तरफ कई इन्वेस्टर्स ने अपने इन्वेस्ट के फैसले को कैंसिल कर दिया है।
लेकिन अब वे महसूस कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 वर्षों में फ्लैट और विला की कीमतों में क्रमशः 20% और 50% की ग्रोथ हुई है और कई इन्वेस्टर्स के लिए मैं रिटर्न का एश्योरेंस देने के लिए तैयार था, लेकिन कई ने अन्य स्थानों पर इन्वेस्ट किया है और कुछ ने इन्वेस्ट नहीं किया है। अब उनके पास सिर्फ अपराध बोध और एहसास रह गया है। सॉरी, बट हम पिछले प्राइस या पिछले टाइम को वापस नहीं ला सकते हैं। अपने विश्वासियों और ग्राहकों के लिए हमारे पास हमेशा बेहतर योजनाएं और प्रोडक्ट होते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफर्स। जो लोग हमारी पिछली रिकमेंडेशन से चूक गए हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे ग्राहकों और विश्वासियों के लिए हमारे पास बेहतर विकल्प और अपॉर्चुनिटी है। 2020 में हमने लैंड्स पर जोरदार रिकमेंडेशन की, लेकिन अब हम विला प्रोजेक्ट की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, जहां आप लैंड्स और विला में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप फिर से शेवेल्ला एरिया का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? माय आंसर इज, आप खबर देख सकते हैं कि केटीआर तेलंगाना के आईटी मंत्री ने कंफर्म की कि चेवेल्ला और शाबाद एरियाज में नए इन्वेस्ट और औद्योगिक ग्रोथ होंगे। वेल्सपन ग्रुप ने उस एरिया में इन्वेस्ट किया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास कर्नाटका में हैदराबाद और बीजापुर के लिए सड़क प्रोजेक्ट है। यह अप्पा से शुरू होकर चेवेल्ला होते हुए विकाराबाद पर समाप्त होती है और जियो 111 को ऊपर उठाने से कीमतें बढ़ने और उस एरिया में कंस्ट्रक्शन में मदद मिली। जैसा कि चेवेल्ला, गोचिबोवली और कोकापेट एरियाज में सिर्फ 20-40 मिनट की दूरी पर है, इन्वेस्टर्स या व्यक्ति जो स्वतंत्र घर और विला चाहते हैं, वे चेवेल्ला की ओर बढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं। अब हम 2 मुख्य कारणों से विला या लैंड प्रोजेक्ट्स की रिकमेंडेशन कर रहे हैं। पहला कारण, जमीन आपको अगले 2-3 साल के लिए कम रिटर्न दे सकती है। दूसरा, हम सभी जानते हैं कि किसी भी एरिया प्रॉपर्टी की कीमतें कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ के साथ बढ़ेंगी। अगर हम विला या विला प्रोजेक्ट लैंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें निश्चित रूप से अगले 3 वर्षों के लिए 30-50% सराहना मिलेगी। विला प्रपोजल्स सरल और सुरक्षित हैं, यानी सिर्फ 50 लाख रुपए की कीमत खरीदें और अपने नाम पर लैंड पंजीकरण करवाएं और 1 वर्ष में 40% की सराहना के लिए बायबैक करें। इज इट नॉट अ फेयर एंड सिक्योर डील? कैन शेयर योर व्यूज। जो इन्वेस्टर्स विला चाहते हैं वे विला को अपफ्रंट और रिटेल पेमेंट मोड दोनों में खरीद सकते हैं। लैंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, लैंड्स पर रिटर्न्स स्टेबल नहीं होगा और इसकी गारंटी नहीं होगी। इसलिए हमारे पास जमीन के सौदे देने वाले रिटर्न की गारंटी बहुत कम है। जब हमारे पास कोई बायबैक ऑफर नहीं होता है तो कई इन्वेस्टर्स हमसे अपनी जमीन की खरीद पर संभावित रिटर्न के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनमें से कई खरीद नहीं करेंगे या डाउट करेंगे जब हमारे पास जमीन खरीद पर बायबैक के लिए गारंटीकृत सौदा होगा। इज इट नॉट फनी? हमारे पास कुछ लैंड सौदे हैं जहां पहले विकसित साइटों पर बायबैक रिटर्न प्रति वर्ष 50% है। अगर तैयार विकसित प्रोजेक्ट पर बायबैक विकल्प चाहते हैं तो हम प्रति वर्ष सिर्फ 30% रिटर्न की ऑफर कर सकते हैं। पसंद आपकी है और किसी को भी चुने। हमारे पास सर्वोत्तम सौदे और सर्वोत्तम एनालिसिस है। कमर्शियल्स, हम जानते हैं कि विज्ञापनों को लॉन्च से पहले या अंडर कंस्ट्रक्शन में खरीदना हमेशा अच्छा होता है। हमारे पास कोकापेट में आईटी कमर्शियल अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। इसके एचएमडीए और आरईआरए ने G+21 मंजिल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। प्रेजेंट कार्य स्थिति G+5 पर कंस्ट्रक्शन है और पोजेशन 2024 में होगा। कीमतें 8,500 रुपए प्रति वर्ग फुट से शुरू होती हैं। न्यूनतम 85 लाख रुपए का निवेश। हमारे पास हैदराबाद में एक पहले किराएदार या किराए का समझौता बेस्ड कमर्शियल अंतरिक्ष प्रोजेक्ट भी है। 18 लाख रुपए से शुरू। प्लीज कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल। लेट मी रिपीट आवर न्यू ऑफर्स इन ब्रीफ। हमारे पास चेवेल्ला विला लैंड्स में 40%
ROI ग्रोथ और 50% ROI शाकापुर DTCP भूखंडों पर खरीद सेल समझौते के साथ लैंड्स हैं। हम तैयार HMDA या DTCP प्लॉट्स में भी लैंड्स की अरेंजमेंट कर सकते हैं, लेकिन बायबैक रेट में सिर्फ 30% रिटर्न होगा। सभी जमीनों के लिए कम से कम 50 लाख का इन्वेस्ट जरूरी है। कमर्शियल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स मिनिमम 85 लाख और रेडी रिटेल कमर्शियल 18 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। रिक्वेस्ट, प्लीज हमसे संपर्क करें अगर आप अपने इन्वेस्ट पर अच्छा रिटर्न और एप्रिसिएशन चाहते हैं। प्लीज अन्य इन्वेस्टमेंट्स या अन्य एरिया पूछताछों पर प्रश्नों से बचें। बस अमरावती और अन्य रियल एस्टेट के इश्यूज को याद करें। हम गलत उत्पादों या एरियाज पर टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते। हम सभी अपने ग्राहकों को अच्छा रिटर्न देना चाहते हैं। मैंने एक बात देखी है कि जिन लोगों ने हम पर दिल से बिलीव किया है और जैसा कि हमने कहा था इंतजार किया, जिन्होंने हमारे टाइम पर शक किया या बर्बाद किया, उनकी कंपैरिजन में अच्छा रिटर्न दिया है। कर्म पालन करेगा, प्रोफेशनल के साथ प्रोफेशनल बने, जिससे आपको पॉजिटिव और बेहतर सर्विस मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो की कंटेंट पसंद है तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो मदद कर सकता है तो प्लीज अपने दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ शेयर करें, और फ्यूचर में और अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका सत्य संतोष। सत्यमेव जयते।